हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी की बुक संचयन से पाठ है गिल्लू को समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजूही एक फूल एक प्रकार का फूल है जो पीला होता है। उसमें आज एक पीली कली लगी हुई है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छुपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। इसे देखकर जो लेखिका है उन्हें अनायास होता है, अचानक एकदम से याद आता है एक छोटे से जीव का। एकदम छोटे से जीव, यहाँ पे गिल्लू की बात की जा रही है। इसका ये एकदम से याद आता है गिल्लू की उन्हें जो इस लता की सघन हरितिमा में जो इस हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर जो लेखिका है उनके कंधे पर जाकर कूदकर उसे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी तब उन्हें कली की खोज रहती थी, लेकिन जो आज है उन्हें उस छोटे से प्राणी की मीन्स गिल्लू की याद खोज रहती है। परंतु वह तो अब तक सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, लेकिन अभी तक तो वो जो सोनजूही है मीन्स जो फूल के प्रकार जो पीली कली होती है वो उसमें अभी तक जड़ में मिट्टी बनकर विलीन हो गया होगा। उसमें कौन जाने सवरीण कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। ऐसा कौन जाने कि उस कली के द्वारा वही मुझे चौंकाने आ गया हो। अचानक एक दिन, अब वो बता रही हैं कि वो विलीन कैसे हुआ मिट्टी में, उसके बारे में सब कुछ बता रही हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा। एक दिन अचानक जो लेखिका है उन्होंने कमरे से बाहर आकर बरामदे में देखा उन्होंने दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुअवल जैसा खेल खेल रहे थे। जो दो कौवे हैं वो एक गमले के चारों ओर एक खेल छुआछुअवल होता है, चुपके से छुप जाना और फिर छूना। ये वाला खेल खेल रहे थे। जो कौवे हैं ये खेल खेल रहे थे। यह काक भूषंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति अवमानित। ये जो कौवे होते हैं वो भी अलग ही पक्षी हैं। वो बहुत अच्छे भी माना जाता है उनको और बुरा माना जाता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। जो कौवे होते हैं उन्हें एक तरफ अच्छा भी माना गया और बुरा माना गया। अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि वो पूर्वजों के रूप में आते हैं, और बुरा इसलिए माना जाता है क्योंकि जो वो काँव काँव की आवाज़ करते हैं वो उनकी आवाज़ उन्हें कर्कश लगती है, बहुत अच्छी नहीं लगती, कानों को ना सुनने वाली अच्छी नहीं लगती उन्हें कोई भी आवाज़। दूसरी ओर हम कौवे और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं, और दूसरी तरफ हम उन्हें अच्छा नहीं मानते क्योंकि वो काँव काँव की आवाज़ करते हैं। उनकी काँव काँव की आवाज़ हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। आगे, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। जो लेखिका उन कौवों को देख रही थी, उन्हें रोकने जा रही थी, तभी एकदम उनमें बाधा पड़ी, एकदम से रुक गई वो, क्योंकि जो गमले और दीवार के बीच में एक छोटा सा प्राणी है पर उसकी दृष्टि गई। एक छोटे से मीन्स गिल्लू पे उस पर दृष्टि गई, उसकी नज़र गई। जो लेखिका है निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। निकट उसके पास जाकर देखा तो एक गिलहरी का वो छोटा सा बच्चा था जो संभवत घोंसले से गिर पड़ा है और अब कोई जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं, और जो घोंसले से नीचे गिर पड़ा है और कौवे है वो उस पर चोंच मार रहे हैं बार बार। काकद्वय की चोंचों के दो घाव
उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। जो काक द्वारा होता है, 2 कौवे की जो चोंच है वो ही बहुत काफ़ी है। एक छोटे से लघु प्राण होता है, एक छोटा सा प्राण, उसके लिए बहुत काफ़ी है वो एक छोटे से पक्षी इसके लिए। वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। वह बिना किसी हरकत के, जो गिल्लू है जो वो बिना किसी हरकत के से गमले से चिपटा पड़ा हुआ था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। लेकिन जो सब हैं उसके परिवार के लोग, सब ने कहा कि ये कौवे चोंच लगने से अब बच नहीं सकता, वो उसे वहीं पे ही रहने दीजिए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। लेकिन जो है लेखिका है, उनका मन नहीं माना इस बात से कि उसे वहीं पर छोड़ दिया जाए। उसे आराम से उठाकर कमरे में लाई, फिर उसे रुई से रक्त पोंछकर उसके घाव पर पेनिसिलिन लगाई। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे उसने नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। और जो उसके छोटा मुंह है उसमें वो दूध की 1-2 बूंदें मुंह में डालने की कोशिश की जो लेखिका ने, लेकिन वो दोनों तरफ ढुलक गई, मीन्स गिर गई, लेकिन उसके मुंह में नहीं गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका, लेकिन जो कई घंटे बाद उसके जो मुंह में 1 बूंद पानी की गई, उसके एक मुंह में बूंद पानी को टपकाया गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़ नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। वो तीसरे दिन ही इतना अच्छा हो गया कि जो लेखिका है उसकी उंगली पकड़कर, अपने 2 नन्हे पंजों से उंगली पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने, जो उसकी नीली आँख है कांच के मोतियों की तरह, वो उन आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसने स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूँछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने वाली थी। 3 से 4 महीने में चिकना रोए, झब्बेदार पूँछ और जो उसकी पूँछ थी और जो उसकी चंचल चमकीली आँखें थी, सबको आश्चर्यचकित करने वाली थी, सबको आश्चर्य में डाल दिया, हैरानी डाल दिया। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। और जो वो पशु है उसे हमने जातिवाचक से पशु से व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, इंसानों के जैसा रूप दे दिया हमने, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। और इस प्रकार हम गिल्लू कहकर, जो उसका नाम है वो गिल्लू कहकर बुलाने लगे, गिल्लू नाम रख दिया उसका। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। और जो लेखिका है, मैंने मीन्स लेखिका, जो लेखिका है उन्होंने जिसमें फूल डालते हैं हम, उसकी उस टोकरी में लेखिका ने कुछ रुई बिछाकर उसमें उसे खिड़की के सहारे लटका दिया। वही वो जो गिल्लू है वो घर बन गया उसका। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वही जब 2 साल तक उस गिल्लू का घर रहा। 2 साल तक ऐसा इसने क्यों कहा वो हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में, 2 साल तक क्यों कहा उन्होंने। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या क्या देखता समझता रहता था। वही जो गिल्लू है अपने आप झूले को हिलाकर राम से अपनी कांच जैसी आँखों से, मोतियों जैसी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़कियों के बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था वो। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेकिन
जो उसकी समझदारी और उसके जो काम करता कार्यकलाप करता था वो सबको उस पर आश्चर्य होता था। आगे, जब जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज लिया। और जब वो लेखिका लिखने बैठती थी ना, तो लेखिका का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसने एक अच्छा सा उपाय खोज लिया। वह उपाय क्या था अब हम वो देखेंगे। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। जो लेखिका वह उसके पैर तक आकर उसके सर से पर्दे पर चढ़ जाता, सर से उसके पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से एकदम नीचे उतर जाता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। लेकिन जो उसका ये कार्यकलाप चलता है, ये दौड़ने का, वो तब तक चलता जब तक उसे लेखिका पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। कभी कभी जो लेखिका गिल्लू को एक लंबे लिफाफे में बंद कर देती, जो उसके अगले 2 पंजे और सिर है, उसके अलावा सारा लघुगात होता है, छोटा सा शरीर उसका लिफाफे के अंदर भीतर मीन्स बंद हो जाता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज़ पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता। इस अद्भुत स्थिति मीन्स ये ऐसी स्थिति में, अच्छी स्थिति में कभी कभी घंटों तक मेज़ पर दीवार के सहारे खड़ा होकर जो लेखिका उसका कार्य अपनी चमकीली आंखों से उनका कार्यकलाप देखता। जो लेखिका लिखती थी वो सब वो देखता, लेखिका क्या कर रही थी, लेखिका क्या नहीं, वो सब देखता था वो अपनी चमकीली आंखों से। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता। और भूख लगने पर वो चिक चिक की आवाज़ करता, मीन्स जैसे मानो कि लेखिका को वो सूचना दे रहा है चिक चिक की आवाज़ करके कि उसे भूख लगी है। और काजू या फिर बिस्किट मिलने पर वो उस स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता। जो लिफाफे से जब बाहर वाले जो पंजे आए थे उसे पकड़कर वो उसे कुतरता, जो काजू या फिर बिस्किट। वैसे उसका काजू बहुत प्रिय खाद्य था, जो उसका आगे पढ़ेंगे। वैसे जो उसका काजू है बहुत प्रिय खाना है, वो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आ गया। जो गिल्लू फिर उसका पहला बसंत आ गया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले होने आने लगी। जो नीम चमेली की जो उसकी खुशबू है वो जो लेखिका के कमरे में वो हौले हौले राम राम से आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। और जो बाहर गिलहरियाँ हैं घर से बाहर, जो पेड़ पर वैसे यहाँ भी कहीं भी उनके घर से बाहर, वहाँ वो गिलहरियाँ खिड़की के पास जाली के पास आकर पता नहीं चिक चिक की आवाज़ क्यों करने लगती, चिक चिक की आवाज़ कर क्या कहने लगती। गिल्लू जो जाली के पास बैठकर गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। जो गिल्लू है जाली के पास बैठकर बाहर झांकते रहता था, तो लेखिका ने उसे आज़ाद करने का सोचा, मीन्स मुक्त करने का सोचा कि अब क्यों ना इसको मैं बाहर जाने की व्यवस्था कर दूं, अब इसको बाहर भेज दूं। अब उसका पहला बसंत भी आ गया था। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। जो लेखिका है उन्होंने कील ने निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। और इस जगह से जो गिल्लू है वो बाहर जाकर ही उसने एक असली में सचमुच ही बिल्कुल अच्छी मुक्ति सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। और जो इतना छोटा सा जीव है इसे एक घर में पले कुत्ते या फिर बिल्लियाँ जो भी पलती हैं घर में ये पलते हैं,
सब उसे बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। जो आवश्यक कागज़ और पत्र के कारण, जो लेखिका बाहर जाने के कारण उसका कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, जो लेखिका है वो कॉलेज से आते ही अपना पैर एक कमरे के भीतर रखा। वैसे ही एकदम से गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। और जो गिल्लू है बाहर से, जो लेखिका ने उसे मुक्त करने की सोची थी, वो बाहर से अंदर आकर एकदम से लेखिका को चुका देता था और जो लेखिका के पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ता रहता, उसके पैर से सिर फिर सिर से पैर। तब यह नित्य का कर्म हो गया। ये तब से यह जो गिल्लू है हर रोज़ का नियम उसका हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। जो लेखिका है उसके कमरे के बाहर जाने के बाद जो गिल्लू है वो भी खिड़की से बाहर चला जाता और फिर उसके बाद दिन भर गिलहरियों के झुंड में नेता बना रहता। खुद को मतलब ज़्यादा बड़ा समझना मतलब खुद को ही समझता, नेता बना रहता, हर डाल पे उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता और ठीक 4 बजते ही वो अपने झूले से जो अपने झूले में आकर बैठ जाता। ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में बैठ जाता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। जो लेखिका है उसको चौंकाने की इच्छा पता नहीं कब और कैसे उत्पन्न हुई उसमें। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी कभार फूलदान के फूलों में जो छिप जाता वो, कभी पर्दे की चुन्नट में, कभी पर्दे के पीछे और कभी कभी सोनजुई की पत्तियों में छुप जाता वो। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। जो लेखिका कहती हैं कि मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। और जो उनका लगाव है लेखिका से वो भी कम नहीं है, वो भी गिल्लू के जैसा ही है। परंतु लेकिन उसमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे समझ नहीं आता। जो लेखिका है उनमें जो उसके पास पशु पक्षी है गिल्लू के अलावा, उनमें से कोई भी लेखिका के पास पर बैठकर पता नहीं किसी खाने की हिम्मत क्यों, मतलब कोई खाता क्यों नहीं। लेखिका को ऐसा लगा गिल्लू इनमें अपवाद था। गिल्लू इनमें बहुत ज़्यादा ऊपर था। अपवाद, ये देखिए आप, सामान्य नियमों को बोधित या मर्यादित करने वाला सबसे ज़्यादा अच्छा था। मानता था अपने आप को। और वो वहाँ पे जाकर मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुँचती, जैसे ही वो लेखिका खाने के कमरे में पहुँचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदे पार करके मेज़ पर पहुँच जाता। तभी वो जैसे ही लेखिका वहाँ पे पहुँचती खाने पर, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार से बरामदे पार करके मेज़ पर पहुँच जाता वहाँ पे और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। और वो जो लेखिका है वो खाना खाने के लिए बैठती, वो भी वहाँ पे बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। जो लेखिका उन्होंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से गिल्लू को वहाँ पे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। जहाँ से वो जो लेखिका है उनकी थाली से उठाकर एक दाना उठाकर बड़ी सफाई से बहुत अच्छी तरह से खाता रहता, एक भी मिस नीचे नहीं गिरने देता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। जो खाद्य होता है भोजन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, काजू और बिस्किट मिलने पर उसका काजू जो है फेवरेट था, वो ज़्यादा पसंद था उसे। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। अगर कई दिन ना मिलते उसको ये सब चीज़ें, वो काजू,
ना मिलते और कोई चीज़ देते तो वो उसे खाता भी नहीं था, अन्य चीज़ को कोई और चीज़ देते तो उसे झूले से नीचे फेंक देता था। इससे हमें पता चलता है कि गिल्लू का खाद्य जो है फेवरेट है, मीन्स जो भोजन वो है काजू। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उसी बीच लेखिका जो है उसे मोटर दुर्घटना की वजह से मोटर के कोई दुर्घटना हो गई होगी उनके साथ। उस मोटर दुर्घटना में आहत होकर मीन्स घायल होकर उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, उन दिनों जब जो लेखिका है उनका वो कहती है मेरा कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में बैठता। जो गिल्लू है और किसी को देखता तो तब गिल्लू और किसी को देखता वहाँ पे जो कमरे का दरवाज़ा खोलता लेखिका की बजाय और किसी को देखता, तभी वो पहले तो वो जाता एकदम से कि लेखिका आ गई, लेकिन और किसी को देखकर वो वापस से अपने झूले में घोंसला में जो उसका घर है जिसमें वो रहता है झूले में उसमें वापस जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। लेकिन जब लेखिका अस्पताल से लौटकर लेखिका ने देखा कि उसके झूले में जिसमें वो रहता था सारे काजू उसमें ही भरे पड़े हुए थे, एक भी नहीं खाए गिल्लू में। इससे हमें पता चलता है कि जो गिल्लू है उनको लेखिका की माँ जैसा प्रेम हो गया था, जिससे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था, जिससे ज्ञात हमें पता चलता है कि गिल्लू उन दिनों कितना कम अपना प्रिय खाना खाता है। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। जो गिल्लू है तकिए के सहारे जाकर बैठता, उसका हटना ऐसा और अपने नन्हे पंजों से उसके सर और बालों को हौले हौले सहलाता, उसका हटना ऐसा लगता कि कोई सेविका हट गई हो। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। गर्मियों में जब लेखिका है काम करती रहती न वो बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक स्वतः नया उपाय खोज निकाला था। उसने जो मेरे पास रहने पर गर्मी से बचने के लिए एक उपाय खोजा एक वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप ही रहता और ठंडक में भी रहता। जो उसके पास सुराही रखी थी उसमें लेट जाता और उसके साथ ही रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया था। जैसे मैंने आपको पीछे कहा था कि वो 2 वर्ष तक उसका घर रहा, ऐसा इसलिए था क्योंकि जो गिलहरी है गिल्लू है मीन्स जो उनका जीवन सिर्फ 2 वर्ष तक होता है। दिन भर उसने न कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। रात में भी वह अंत की यात्रा में भी अपने झूले से उतरकर बिस्तर पर आ गया मेरे, और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। और वही लेखिका की वो उंगली पकड़कर सो गया और चिपक गया उससे। और जैसे पहले जब लेखिका ने उन्हें बचाया था वो कौवे से, जैसे हमने देखा था कौवे से बचाया था, उसी जैसे उन्होंने पहले गिल्लू ने उसकी उंगली पकड़ी वैसे ही तभी पकड़ ली। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर चलाया। पंजे इतने ठंडे हो गए थे गिल्लू के कि उन्होंने उठकर बेड पे से मैं सो रही थी वो जागकर उन्होंने हीटर चलाया और उसे उष्णता होती है गर्मी, उसे गर्मी देने की प्रयत्न कोशिश की, परंतु प्रभात की
प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जगने के लिए, लेकिन जो पहली किरण निकली सूरज की उसमें वो मीन्स किसी और जीवन में जगने के लिए सो गया, मीन्स कि वो अगले जन्म उसमें जगने के लिए सो गया। इसका आशय स्पष्ट कीजिए, यह भी आ सकता है। ये वैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जो हम प्रश्न उत्तर करेंगे इसमें भी है। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। और जो उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु जो गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजोही पर बसंत आता ही रहता है। लेकिन जो खिड़की के पार नई पीढ़ी गिलहरियों की चिक चिक की आवाज़ करती रहती और सोनजोही पर बसंत आता ही रहता। सोनजोही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई थी। जो सोनजोही के नीचे गिल्लू को मीन्स दफनाया गया था, दबाया गया था, इसलिए भी कि उसे वह सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उसे बहुत बात अच्छी लगती थी, और इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिता मीन्स पीले रंग का जो छोटा फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। जो लेखिका हैं उनको लगता था कि एक दिन गिल्लू उस सोनजोही की पीली कली में जो है फूल बनकर उन्हें दर्शन देगा, उन्हें ये संतोष देता था। चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है और इससे अगली वीडियो में इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसे मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसे शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्या कि आपके दोस्तों को भी समझ आ सके, वो भी पढ़ाई कर सके। थैंक यू।